हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट पेपर है, जो 20 जून 2023 को ये नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो फर्स्ट पेपर आया था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैथ का क्वेश्चन है। अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम 1000 रुपीज़ इन 2 ईयर एंड 1100 इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो इसमें है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1000 और 4 वर्षों में 1100 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी होगी। तो इसमें हम जैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं वैसा नहीं करेंगे, हम उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर 2 वर्षों में 1000 है और 4 वर्षों में बराबर है 1100 रुपये, तो अगर 1100 से 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 100 रुपये। यानी कि नेक्स्ट 2 वर्षों में हमारे पास 100 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं। अगर इस 100 रुपये को हम 1000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 900 रुपये। तो यानी कि फर्स्ट जो 2 ईयर्स है उनमें हमारे पास मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है 900 रुपये। अब अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट 900 मान लिया, टाइम पीरियड 2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना था, 100 रुपये। अब इस तरह से करेंगे, इससे कट गया, 9 दूनी कितना हो गया, 18। ये आ गया 100 इज इक्वल टू 18 आर। तो इस 18 को लेके आएंगे नीचे, तो ये काट करके आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100, ये आ गया 50/9। 50/9 आ गया। तो इसको अब कैसे दिया गया है, अब देखिए यहाँ 50, जिनको मैथ बेसिक भी नहीं आता है वो भी इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 9 पंजे कितना होता है, 45, कितना बचा, 5। अब ये 9 तो इधर आएगा, ये जो ऊपर वाला 5 है ये हम लिखेंगे इधर साइड में, और ये जो नीचे शेष बचा 5 वो आ जाएगा इधर। तो आंसर कितना आया हमारा, सेकंड, 5 सही 5/9। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एज रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू लर्नर बिकम एक्टिव प्रोमोटर्स ऑफ डैश सोसाइटीज़। तो हिंदी में देखिए, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन से कैसे समाजों को सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें ये सभी आ जाएंगे, टॉलरेंट, पीसफुल, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। अब हिंदी देख लीजिए, सहिष्णु, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुरक्षित और संधारणीय। तो इन सभी समाजों को सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए जो है वैश्विक नागरिकता शिक्षा दी जाएगी। ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत है। तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको एजुकेशन पॉलिसी को भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर गलत कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन को क्या क्या फीचर्स दिखाते हैं, फेस टू फेस, प्राइवेट, पब्लिक, रैपिड या फिर फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल सोर्स। सबसे पहले प्राइवेट तो हट जाएगा और ऊपर से फेस टू फेस भी हट जाएगा। ए और बी कट गए, ए बी 1 में है, बी 2 में है, यहाँ भी बी है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ओनली ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या क्या है, सी, डी और ई, पब्लिक, रैपिड और ई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर टेक्स स्किल एंड एबिलिटीज एज दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशन।
वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अनुपयुक्त होने वाले कौशल एवं अभिक्षमताओं का परीक्षण निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑथेंटिक, इप्सेटिव और पीयर असेसमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या आता है? ये प्रामाणिक मूल्यांकन होता है। प्रामाणिक मूल्यांकन जैसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई होने वाली स्किल्स और एबिलिटीज़ का टेस्ट जो है इस मूल्यांकन में किया जाता है। और इसी तरह से अगर आप इप्सेटिव असेसमेंट को देखेंगे तो इसमें होता है स्वमानक या फिर इसमें किसी व्यक्ति को अपने पिछले प्रदर्शन जो उसने पहले प्रदर्शन किया हुआ है उसके पिछले प्रदर्शन के संबंध में उसके प्रदर्शन या गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आकलन व्यक्तिगत प्रगति या विकास पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का उसी के पिछले सिचुएशन देखी जाएगी कि उस सिचुएशन के हिसाब से उसने आगे कितना प्रोग्रेस किया है। तो ये आएगा आपका इप्सेटिव में। और फिर है फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है? रचनात्मक। जब आप कोई कार्य सीख रहे हैं तो उसी के दौरान सीखने के दौरान ही आप में आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसी तरह पीयर असेसमेंट में देखिए ये होता है समकक्षी मूल्यांकन। समकक्षी मतलब जैसे एक क्लास में है, साथ में आपके साथ जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके साथ आपको भी कंपेयर करके साथ में एक दूसरे से स्टूडेंट जो है सीखते हैं। समकक्ष समान स्थिति वाले लोग एक दूसरे के सहयोग से इसमें सीखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन हैंडलिंग द प्लेजरिज्म एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म। साहित्य चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार साहित्य चोरी से निपटने से संबंधित कथनों को चिन्हित कीजिए। ए क्या दिया हुआ है? किसी परीक्षा के जांच परिणामों के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थान कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं, ये सही है। सेकंड है उच्चतर शिक्षा संस्थान साहित्यिक चोरी के कृत्य का स्वयं से संज्ञान नहीं ले सकते हैं, ये गलत है, स्वयं से भी संज्ञान ले सकते हैं। तो बी तो गया। तो अब देखेंगे बी किस में है? ए में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। सी में क्या है? विभागीय अकादमिक निष्ठा पैनल की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ये भी इसमें आएगा। ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबलिमिनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ। अब चेतन संप्रेषण किसका पार्ट है? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का या फिर रिसर्च रिपोर्ट का? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिस स्मिथ वांट्स टू क्रिएट अ माइंड मैप फॉर हर स्टूडेंट टू अंडरस्टूड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। मिस स्मिथ जो है पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में अन्य विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक मानचित्रण तैयार करना चाहती है। तो उसके लिए वो कौन कौन से टूल्स का यूज़ करेगी? इसमें देखिए ई पज़ल क्या होता है? ये होता है एक इंटरनेट पर वेब बेस्ड ई लर्निंग एप्लीकेशन। अगर ये ई लर्निंग एप्लीकेशन है तो ये हमारी माइंड मैपिंग में हेल्प नहीं करेगी। फिर देखिए माइंड मिस्टर। ये माइंड मिस्टर क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने थॉट्स को विजुअलाइज करते हैं, उनका चित्रण करते हैं दिमाग में। तो ई तो गया, डी सही आएगा। ई देखिए किस किस में है? इसमें और इसमें। ई तो 1 और 4 ऑप्शन गए। फिर देखेंगे डी दोनों में है और ए भी दोनों में है। अब बी देखते हैं तो बी माइंड, ये कोगल माइंड मैपिंग में हेल्प करता है। तो ए, बी और डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड टू कंट्रोल। स्थिर वैद्युत अवक्षेपक,
ये किसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The brain system that provides temporary holding and processing information to accomplish complex cognitive tasks such as language comprehension, learning, and reasoning. The information that you are focusing at on given moment is concerned with. तो देखिए, भाषा बोध, अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्राह्यता एवं प्रक्रमण प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण, दिए हुए क्षण पर केंद्रित करते हैं। जैसे आप अभी इस वक्त में क्या कार्य कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने दिमाग की कौन सी मेमोरी को यूज़ करते हैं। तो देखिए, एपिसोडिक मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये आएगा वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी कि आप जो है गिवन मूवमेंट पर फोकस कर रहे हैं काम करते वक्त। फिर देखिए एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या है कि आपको जो भी याद है अपने पास्ट के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको याद है, अपने बचपन की बातें याद है, उनको आप किसी को बता रहे हैं, तो वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी में होती है। इसी तरह से अगर सिमेंटिक मेमोरी में देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसमें हम फैक्ट्स को याद रखते हैं इस मेमोरी में। जैसे जो भी आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं कि किसी देश की राजधानी कहाँ पर है, कोई चीज़ जो भी आपने बचपन से लेकर पढ़ी हुई चीज़ें हैं, वो आपकी सारी जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपके सारे आएंगे सीमेंटिक मेमोरी में। इसी तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी पता है कि आप कम समय के लिए चीज़ों को याद रखते हैं। जो ये क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा हमारा वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोलिसिस। तो ये पायरोलिसिस के बारे में क्या सही है? एक जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया है। सेकंड है एक जैव तेल के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये सही है। इससे न्यूनतम ताप अवशिष्ट निकलता है, ये भी सही है। फिर डी है द्रव ऊष्मीय तेल का अच्छा प्रतिस्थानिक है, ये भी सही है। इथेनॉल का उत्पादन करता है, ये गलत है। ए और ई गलत है, बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नो पोइट आर साइंटिस्ट, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, नो पोइट आर साइंटिस्ट, सम आर्टिस्ट आर पोइट, देयरफॉर सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट। फॉर्मल फैलेसी है। कौन सी फॉर्मल फैलेसी है इसमें? तो सबसे पहले देखिए ए ई आई ओ, ये है ऑल वाली स्टेटमेंट, और ये है नो वाली स्टेटमेंट, ये है सम वाली स्टेटमेंट, और ये है सम नॉट वाली स्टेटमेंट, सम नॉट वाली। तो ये सम और सम नॉट वाली, तो ये दोनों आती है हमारी पर्टिकुलर में, और ये ऑल सभी और कोई नहीं, और ये दोनों स्टेटमेंट हमारी है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और ये दोनों स्टेटमेंट, ये नो, ये सम नॉट, ये है हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट। और ये दोनों ए और आई, ऑल और सम वाली स्टेटमेंट, ये हमारी है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? नो पोइट्स, ई वाली स्टेटमेंट। और ये कौन सी है? सम वाली, आई वाली स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है, और कंक्लूजन देखिए कौन सा है? देयरफॉर सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट, ये सम वाली स्टेटमेंट। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट से हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है? अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट। अफर्मेटिव कंक्लूजन फॉर अ नेगेटिव प्रीमाइस।
ये दो प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2। ये कंक्लूजन, नेगेटिव प्रीमाइसिस से हम अफर्मेटिव कंक्लूजन की तरफ नहीं जा सकते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो इसमें ये वाली ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग लाइक अ परफॉर्मिंग, संप्रेषण के संदर्भ में कथा सुनाना क्या करने जैसा है? सोशल एक्ट, सीजनल एक्ट, कन्फ्रंटेशनिस्ट एक्ट एंड कॉरपोरेट एक्ट। तो ये है सोशल एक्ट, सामाजिक कार्य, किसी को हम स्टोरी बता रहे हैं तो ये सोशल एक्ट में आता है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए SCHOOL का हो जाता है ये TEK, इधर इसके नीचे लिख देते हैं TEKSTR। तो S के साथ T, C के साथ, C के बाद आता है D, फिर E, एक D आया बीच में, फिर H के बाद आया है K, HIJ, फिर दो शब्द आए बीच में, फिर O के बाद है हमारा SOPQR, तीन शब्द बीच में आए, फिर नेक्स्ट O के बाद T है तो OPQRS, चार बीच में आए, फिर इस K के लिए LMNOPQ, उसके बाद हमारे आता है R। तो यहाँ पर 5 शब्द बीच में आते हैं। अब नेक्स्ट में यही रूल फॉलो करना है, O के नीचे P, F के नीचे G छोड़ के H, फिर T के नीचे TUV, दो छोड़ने हैं तो आएगा W। इस तरह से देखिए PHWA, ऑप्शन A इसका सही है। नेक्स्ट देखें, amongst the following greenhouse gases whose global warming potential is considered 1 किसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है? तो ये है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर मीथेन की बात करेंगे तो इस गैस में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 21। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसमें है 310। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in ancient times नालंदा attained greatest and most brilliant achievements in field of logic। प्राचीन काल में नालंदा ने तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महानतम और सर्वाधिक शानदार उपलब्धियां प्राप्त की। ये सही बात है। फिर है ईच प्रोफेसर इन नालंदा हैड चार्ज ऑफ 1 सब्जेक्ट, प्रत्येक प्रोफेसर के पास ओनली एक सब्जेक्ट होता था। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर A स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट। नेक्स्ट है, द ग्लोबल रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली व्हाट दे हैव रीड। इसमें क्या है, विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने और उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करता है, उसे अनोन्य शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है एडप्टिव टीचिंग, प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शन एंड यूजेस सपोर्ट्स व्हेन नीडेड बट रिमूव्स दीज सपोर्ट्स एज स्टूडेंट बिकम एबल टू हैंडल मोर ऑन देयर ओन। इसमें क्या है, अनुकूली शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेशन प्रदान करता है तथा जब उन्हें आवश्यकता हो सहायता प्रदान करता है, किंतु जब विद्यार्थी अपने आप निपटने में सक्षम हो जाते हैं तो इस सहायता को हटा लिया जाता है। इसे कहा जाता है अनुकूली शिक्षा यानी एडप्टिव टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ठीक हैं, तो ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है? इसमें रिसर्च जो है सेम इंडिविजुअल पर
एक पीरियड ऑफ टाइम में एक सेम इंडिविजुअल पर बहुत बार रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है? ये होता है अ पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे 2010 से लेकर 2020 तक का डाटा ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए एक्सपेंडिचर का आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें सेम इंडिविजुअल पर आपने कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ली है अपने एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट पर आप 2010 में भी उसी डिस्ट्रिक्ट का डाटा ले रहे हैं, 11 में भी वही डिस्ट्रिक्ट, 12 में भी, 13, 14, 15, 16, हर साल में आप उस सेम इंडिविजुअल सेम डिस्ट्रिक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के इसमें कौन सी नहीं है? ट्रेंड स्टडी, ये भी लॉन्ग टाइम रिसर्च होती है। प्रिस्पेक्टिव, ये भी लॉन्ग टाइम में होती है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी। और कोहोर्ट स्टडी, ये भी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का ही एक टाइप है। तो इसमें देखिए क्रॉस सेक्शनल इसका सही उत्तर होगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में रिसर्च करेंगे और वेरियस वेरिएबल पर आप स्टडी करेंगे। एक वेरिएबल पर नहीं, बहुत सारे वेरिएबल, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी आप इनकम देखेंगे, कंजम्पशन देखेंगे, वो कहाँ से अर्न करता है, किस किस सेक्टर में, कहाँ पर, कपड़ों पर, जूतों पर, किस किस चीज़ में खर्च करता है। इस तरह से एक पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो एरिया विल इंक्रीज्ड बाय। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 10% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल देखना है कितना है। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो अब देखिए, अब हम मानते हैं कि ये हमारे पास वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। अब रेडियस हम पहले मान लेते हैं 10 cm कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का 10% कितना होता है? 10 × 10/100, तो ये होगा 1। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर में इसका 1% ऐड कर दिया, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है? पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर आएगा, एरिया बराबर है पाई 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा पाई 11 का स्क्वायर। जब 10% रेडियस बढ़ जाता है तो 11 कितना होता है? 121। तो 10 दाई कितना होता है? यहाँ पर आया हमारा एरिया। इस वृत्त का एरिया हमारे पास 100 है, इस वृत्त का एरिया 121 है। तो 1% रेडियस बढ़ने पर एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है? 121 माइनस 100 हमारे पास आता है 21। तो 21 इसका सही आंसर होगा। 21% इंक्रीज होता है हमारा एरिया। नेक्स्ट देखते हैं। इस स्टेटमेंट में देखनी है कौन सी फैलेसी है। स्टेटमेंट क्या है? ऑफ कोर्स गन ओनरशिप शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड। यू कैन किल समवन विद अ हॉकी स्टिक बट नो वन प्रोपोजेस टू बैन ओनरशिप ऑफ हॉकी स्टिक्स। क्या है कि बेशक गन का स्वामित्व निषिद्ध होना चाहिए, आप किसी की हत्या हॉकी से कर सकते हैं, किंतु कोई भी हॉकी के स्वामित्व को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव नहीं करता है। तो इसमें कौन सी फैलेसी है? स्लिपरी स्लोप, वीक एनालॉजी, रेड हेयरिंग या स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब देखिए स्लिपरिंग स्लोप में क्या होता है, इसमें एक बात के बाद दूसरी बात, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह से आगे आगे बात जोड़ी जाती है, तो वो तो इसमें है नहीं। फिर है वीक एनालॉजी। वीक एनालॉजी में क्या होता है? एनालॉजी होती है समानता, कि दो चीज़ों को इस तरह कंपेयर किया जाता है कि उनमें समानता को दिखाया जाता है। इसमें देखिए गन की समानता दिखाई गई है हॉकी के साथ। गन से हम किसी को मार सकते हैं, बट हॉकी मारने के लिए, वो खेलने के लिए होती है। तो गन से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, मुसीबत के वक्त किसी को भी वो अपने प्रोटेक्शन के लिए होती है।
मगर इसमें हॉकी और गन के बीच की तुलना जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसको वीक एनालॉजी या फिर फॉल्स एनालॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर है रेड हेयरिंग फैलेसी। रेड हेयरिंग फैलेसी में क्या होता है, इसमें आप कोशिश करते हैं कि जो दूसरा बोल रहा है उसको उसकी बात से हटाना, मतलब किसी को रिलेवेंट टॉपिक से उसका ध्यान हटाना, उसको मिसलीड करना या डिस्ट्रैक्ट करना, उसके लिए आप ये रेड हेयरिंग फैलेसी यूज़ करते हैं। जैसे सन बोलता है पुत्र कि वाओ डैड इट्स रियली हार्ड टू मेक अ लिविंग ऑन माई सैलरी, अपनी सैलरी पर जीना जो है बहुत हार्ड है। तो फादर उसमें क्या करते हैं, रेड हेयरिंग फैलेसी का यूज़ करते हुए कंसिडर योर सेल्फ लकी, कि तुम अपने आप को लकी समझो। सो सन व्हेन आई वॉज योर एज आई ओनली मेड $40 अ वीक, मतलब तुम अपने आप को लकी समझो कि तुम इतना पैसा कमा लेते हो, जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं $40 एक हफ्ते के कमाता था। तो उसकी बात का कोई मतलब नहीं रखा, उसको रिलेवेंट टॉपिक से हटा दिया सन की बात का। तो इस तरह से ये होता है रेड हेयरिंग। फिर है स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या होता है, जैसे एक खेत होता है, खेत में आप दिन भर तो खड़े हो नहीं सकते, तो आप वहाँ पर जो है एक स्ट्रॉमैन बना के रखते हैं ताकि आपके खेत में जो है पशु पक्षी ना आए। पक्षी फसलों का दाना खाते हैं ना, तो उससे ये स्ट्रॉमैन से डरे और इस वजह से ये ना आए। इसी तरह स्ट्रॉमैन फैलेसी में यही होता है कि मिस रिप्रेजेंट किया जाता है समवन्स आर्ग्यूमेंट इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर टू डिफीट। किसी को जब हराना होता है आर्ग्यूमेंट में, तो उसके लिए जो है एक स्ट्रॉमैन फैलेसी यूज़ की जाती है। तो जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे को लगता है कि एजुकेशन पर हमें जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छे तरीके से, मगर आप उसके बारे में उसकी बात को हटाने के लिए क्या बोलेंगे, उसको हराने के लिए, कि आपको लगता है सारे पैसे एजुकेशन पर ही खर्च हो, अदर सेक्टर में खर्च ना हो। जब एजुकेशन में सारा पैसा खर्चा होगा तो अदर सेक्टर में खर्चा नहीं होगा, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, विकास नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है एक स्ट्रॉमैन खड़ा कर देते हैं जो उसकी बात को पूरी तरह से मिस रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा वीक एनालॉजी। इसमें नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस इन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इंटीग्रेटिंग ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स with which of the following discipline have consistently shown positive learning outcomes। क्या है कि शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है मानविकी और कलाओं के साथ किन विषयों के एकीकरण से स्नातक शिक्षा में शैक्षणिक उपागमों के आंकलन से सकारात्मक अधिगम परिणाम आए हैं। तो इसमें साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ये सब सब्जेक्ट आएंगे, मास मीडिया इसमें नहीं आएगा। तो इसका होगा ए, बी, सी और ई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं गूगल ड्राइव इज एन एक्सटेंशन ऑफ गूगल डॉक्स एंड प्रोवाइड्स क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। गूगल ड्राइव गूगल डॉक्स का विस्तार है और क्लाउड भंडारण सेवाएं प्रदान करता है, ये सही बात है। नेक्स्ट है आई क्लाउड इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय एप्पल। आई क्लाउड जो है एप्पल के द्वारा एक क्लाउड भंडारण सेवा है। तो इसके ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये कंप्यूटर टर्म्स दी है और इनमें इनकी डेफिनेशन के साथ मिलान करना है। तो फर्स्ट है ट्यूनिंग क्या होता है, इसका होगा द जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन इमेजेस गिव्स द impression that the first image involves slowly into second image। इसमें slowly का ध्यान रखना है, slowly।
और सेकंड हमारा है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग में क्या होता है, द प्रोसीजर वेयर वन इमेज इज चेंज्ड इनटू अनदर इमेज इन स्मूथ वे। जहाँ स्मूथ आएगा वहाँ पर मॉर्फिंग, और जहाँ पर स्लोली आएगा तो वहाँ पर हमारा आएगा ट्यूनिंग, ट्विनिंग। ट्विनिंग जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ट्विनिंग में क्या होता है, वॉल्यूम में एक प्रक्रिया जिसमें एक विम को सुगमतापूर्वक एक दूसरे विम में परिवर्तित कर दिया जाता है। और मॉर्फिंग में क्या होता है, विम्बों के बीच माध्यमिक फ्रेमों की उत्पत्ति व प्रभाव डालना कि प्रथम विम्ब दूसरे विम में विकसित होता है, ये आएगा मॉर्फिंग का। फिर उसके बाद है रेंडरिंग। रेंडरिंग होता है द जनरेशन ऑफ एन इमेज फ्रॉम अ मॉडल यूजिंग सॉफ्टवेयर, तो रेंडरिंग का है फोर्थ। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, ये तो आ जाएगा कि आर्टिफिशियल क्रिएटेड एनवायरनमेंट, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है verbal communication becomes more powerful if accompanied by non-verbal messages। शाब्दिक संप्रेषण के साथ यदि गैर शाब्दिक संदेश हो तो अधिक सशक्त बना देता है, ये सही बात है अगर वर्बल के साथ हम नॉन वर्बल को यूज़ करते हैं। वर्बल तो हुआ बोलकर किसी को बताना, नॉन वर्बल होता है जब हम फेस एक्सप्रेशन देते हैं या हमारे बॉडी गेस्चर में कुछ चेंज आ जाता है, तो उस तरह से जो हम बोल रहे हैं वो बात ज़्यादा अच्छे से सामने वाले को क्लियर होती है, तो ये हेल्पफुल रहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में। फिर सेकंड स्टेटमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग इमोशन एंड एटीट्यूड, ये गलत बात है। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, फेस से कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मान लो हम दुखी हैं, दुखी हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम अपने इमोशन को फेस से दिखा रहे हैं बट बोल नहीं रहे हैं, तो वो मतलब कि ये दिखाता है हमारे फीलिंग्स और इमोशन को। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम के तत्व निम्न में से कौन है। तो पहला है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, प्रोमोटिव इंटरेक्शन, सोशल स्किल और ग्रुप प्रोसेसिंग, तो ये सभी जो है कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ABCDE इसका सही आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग इंटेंशन, इसमें ये कुछ ग्रुप दिए हुए हैं जो एनिमल से रिलेटेड हैं, तो इनको डिक्रीजिंग क्रम में लिखना है। तो मैमल्स, वाइल्ड कैट, फिलाइन एनिमल एंड वर्टेब्रेट, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट बिलाव, जो जंगलों में रहने वाले कैट होते हैं। फिर कैट क्या होते हैं, ये फिलाइन होते हैं। फिलाइन मतलब कि एक बिल्ली की प्रजाति है फिलाइन, उसके अंदर ये आते हैं। और फिलाइन क्या होते हैं, ये सभी मैमल्स होते हैं। मैमल्स वो जानवर होते हैं जो अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपायी जानवर। तो जो भी मैमल्स होते हैं वो सभी वर्टेब्रेट होते हैं। वर्टेब्रेट यानी कि उनमें अस्थिपिंजर होता है, जैसे हड्डियां होती है उनमें बैकबोन होता है, वो सभी जानवर। और इसी तरह से जो भी बैकबोन वाले जानवर हैं वो सभी क्या हैं, एनिमल हैं। इस तरह से इसका क्रम बनता है, सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा ए, उसके बाद डी नहीं, सबसे पहले बी वाइल्ड कैट, फिर आएगा हमारा सी फिलाइन, उसके बाद आएगा ए मैमल, और उसके बाद आएगा ई वर्टेब्रेट, और उसके बाद डी एनिमल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वल्वर श्रम्स
मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैड इंटरप्रेटर्स एक्टिंग एज बोथ एनकोडर एंड डिकोडर। इसमें क्या है, विल्वर्श्रम के संप्रेषण मॉडल में भाषांतरकार कूट लेखक और विकूटक दोनों के रूप में कार्य करता है, ये सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वल्वर्श्रम वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर टू कंसिडर कम्युनिकेशन एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इसमें जो है संप्रेषण को एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना है वल्वर्श्रम ने। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए और बी ठीक है, बोथ ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, द फॉर्म ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इवेल्युएटेड इन डिग्री ऑफ लाइक्लीहुड और प्रॉफिटेबिलिटी। आगमनात्मक युक्ति के रूप का मूल्यांकन संभावना या संभाव्यता की मात्रा के अनुसार किया जाता है। ये सही बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कंक्लूजन फॉलो करता है प्रीमाइजेस को विद सम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर से ऑल की तरफ आते हैं। जैसे एक सेब पेड़ से गिरते हैं, पत्थर अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेंगे, कोई भी अगर चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेंगे। फिर क्या होता है, हम एक संभावना इस चीज़ की होती है कि जो भी चीज़ धरती से ऊपर फेंकी जाएगी वो नीचे धरती पर ही आके गिरेगी। जैसे बोल दिया कि कोई इंसान है, जैसे रोहन मरेगा, मोहन पैदा हुआ है वो भी मरेगा, या फिर कोई इंसान एक्सपायर हो गया तो वो एक्सपायर हो गया। इसी तरह से सभी इंसान जिन्होंने भी जन्म लिया है वो सभी मर जाएंगे। हम पर्टिकुलर से जो है यूनिवर्सल की तरफ आते हैं, जनरल की तरफ आते हैं, तो इसलिए संभाव्यता के आधार पर ये बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट that has all the true premises is called cogent argument। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें क्या होता है, अगर हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो उसमें आता है हमारे वैलिड और इनवैलिड। अगर इंडक्टिव की बात करते हैं तो इसमें हमारे आता है स्ट्रॉन्ग और वीक। जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं उसमें कोजेंट और अनकोजेंट आता है। तो इसी तरह से वीक आर्ग्यूमेंट को अनकोजेंट कहा जाता है। इसी तरह अगर डिडक्टिव में देखेंगे तो वैलिड और इनवैलिड में वैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड और अनसाउंड दोनों हो सकते हैं, बट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट अनसाउंड ही होता है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, कंक्लूजन जो है प्रीमाइजेस को सर्टनली फॉलो करता है एक सही तरीके से, कि अगर जो प्रीमाइजेस होगी उसके बेस पर जो कंक्लूजन होगा वो 100% सही होगा, उसमें कोई संभावना नहीं होगी कि ये सही है। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, सम पीपल सफ़र फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ये तो सही बात है, कुछ व्यक्ति सिक बिल्डिंग सिंड्रोम अथवा SBS कही जाने वाली व्याधि से पीड़ित होते हैं। ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग या तो वहाँ पर कोई सीलन की दिक्कत है, या फिर उसके अंदर पेंट किया हुआ है, कोई भी दिक्कत है, या फिर ऐसी बिल्डिंग है जिसमें हवा पास होने के लिए खिड़कियां नहीं है, तो उस वजह से घुटन के साथ इंसान बीमार हो सकता है। पेंट की वो स्मेल से बीमार हो सकता है, या बहुत टाइम से घर बंद पड़ा हुआ है, सीलन की दिक्कत हुई है, तो उस वजह से उस बिल्डिंग के अंदर रह के जो बीमारियां पनपती है उसको कहा जाता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, और इस वजह से काफ़ी लोग बीमार होते हैं। SBS इज कॉज्ड ड्यू टू सप्लाई ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। ये गलत बात है कि वहाँ पर पर्टिकुलर वाटर की सप्लाई से बीमारी नहीं फैलती है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 इसमें गलत है। 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट है द हंटर कमीशन रिकमेंडेड द विदड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट टू। हंटर आयोग किसके लिए सरकारी समर्थन वापस लिए जाने की अनुशंसा करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कॉलेजिएट एजुकेशन, और ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है, हंटर आयोग जो है 3 अप्रैल 1882 में आया था, और इस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, हंटर आयोग को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये MS एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक जैकिंग अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। क्लिक जैकिंग क्या होता है? इसमें यूज़र को एक या तो मेल आएगा, ईमेल आएगा या कोई मैसेज आएगा। वो अगर उस मेल या मैसेज को ओपन कर देगा तो वहाँ से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है छलपूर्वक वहाँ से ली जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है ऐसी युक्ति जो प्रत्येक क्लिक पर 1 बिट प्रति सेकंड की गति से डाटा प्रेषित करती है। फिर है इंटरनेट पर क्लिकों की गणना, ये भी नहीं होगा। एक विद्वेषपूर्ण तकनीक जो वेब प्रयोक्ताओं से छलपूर्वक गोपनीय सूचना प्रकट कराई जाती है। तो ये होता है मैलिशियस टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग वेब यूजर्स इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 दी है, व्हेन सिलेक्शन प्रोसीजर इज बायस्ड टेकिंग अ लार्ज सैंपल विल हेल्प रिड्यूस द बायस। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर ही हमारा बायस होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर अगर बायस होगा, पक्षपातपूर्ण होगा, तो सैंपल बढ़ाने से भी हम बायस को रेड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो होता अगर हमने सैंपल कम लिए हैं उसकी वजह से हमारी बायसनेस आ रही है, तो उसको हम सैंपल बढ़ा के बायस कर सकते थे। प्रोसीजर ही बायस है तो सैंपल बढ़ाने से कोई सुधार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फिर स्टेटमेंट 2 है, इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा chance of individual observed value deviating more than 3 times the standard deviation from the mean value are very less। हिंदी में देखिए, सामान्य रूप से वितरित डाटा में व्यक्तिगत प्रेक्षित मानों के का माध्य मान से विचलन 3 गुने मानक विचलन से अधिक होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। ये सही है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो विचलन की बहुत कम संभावनाएं होती है। ऑप्शन नंबर 2 कथन सेकंड इसका सही आंसर है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ कुकी इज़ अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय अ वेब ब्राउज़र टू अ वेब सर्वर। कुकी वेब ब्राउज़र द्वारा वेब सर्वर को भेजा गया सूचना का एक पैकेट है। ये गलत है। कुकी क्या होती है? ये एक फाइल होती है जिसमें अगर जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पर अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो जो कुकीज़ अगर एनेबल होगी अमेज़ॉन की, तो आप जो भी सर्च करेंगे आपको वहाँ से वो रेकमेंड करेगा कि आपके लिए ये चीज़ें हैं जिसको आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से इस कुकीज़ में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्पैम कैन क्लॉग अप यूजर्स इनबॉक्स विद अनवांटेड ईमेल्स, इट कैन बी आल्सो लीड टू फिशिंग अटैक्स। ये सही ऑप्शन है। देखिए, स्पैम प्रयोक्ता के इनबॉक्स में अवांछनीय ईमेलों से जाम क्लॉग अप कर सकता है, इसे फिशिंग आक्रमण भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है, यहाँ देखिए इनके आगे वाला देखना है, तो सी सी है, फिर डी डी, फिर ई ई, तो आगे आएगा हमारे एफ एफ, फिर है ए बी सी, फिर यहाँ पर आएगा डी, डी तक ये सारी स्टेटमेंट सेम है, फिर आएगा बी सी डी ई, अब 2 जगह ई है, फिर है डी ई एफ जी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन दिया हुआ है, इट कैन बी एट मोस्ट 2 लेवल, इसमें 2 लेवल नहीं होते, 2 से ज़्यादा होते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक पेड़ है, एक छोटा सा आपने पौधा लगाया है, उस पौधे को बढ़ाने के लिए उसको खाद पानी देना पड़ेगा। ये खाद पानी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पौधा किसके ऊपर डिपेंड है बढ़ने के लिए, खाद पानी धूप डिफरेंट वेरिएबल पर, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, पौधा डिपेंड इनके ऊपर करता है, तो पौधा हमारा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह से इसमें 2 से अधिक स्तर हो सकते हैं। और नेक्स्ट है, ऑप्शन ए इसका हुआ गलत। नेक्स्ट है, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ लेवल, ठीक है। इट कैन बी क्वालिटेटिव इन नेचर, ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, तो बी सी डी इसके ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में फैलेसी देखनी है ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म की, तो ये किस में है। फर्स्ट है, साउंड इज़ अ क्वालिटी बिकॉज इट इज़ विजिबल, फिर है सेकंड, साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, फिर है साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, एंड सी हमारा, डी हमारा है, ऑल थिंग्स आर नॉन एटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। तो बी और डी ये इरेगुलर मिडल टर्म की फैलेसी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट डिपेंड्स ऑन सैम्पल साइज, सही है, पी वैल्यू जो है सैम्पल साइज पर डिपेंड करती है। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मे नॉट बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ़ द सैम्पल साइज इज़ टू स्मॉल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पी मान जो है प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करता है, और हिंदी में सेकंड है, देखिए यदि प्रतिदर्श छोटा होता है तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक ना हो, यानी कि नल हाइपोथेसिस सही है। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दैट वाज हेल्ड इन 1992 एट रियो डी जेनेरियो इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको अर्थ समिट कहा गया था। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।